नमस्कार। सुमन हिंदी वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ये जो क्रिया है वो मैं आपको कर्म के आधार पर बता रही हूँ, और जो रचना के आधार पर क्रिया है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अकर्मक और दूसरी होती है हमारी सकर्मक। अकर्मक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अ का मतलब होता है बिना, और कर्म यानी कि कोई वस्तु। ठीक है। अकर्मक मतलब बिना वस्तु के। जब क्रिया बिना वस्तु के की जाती है, बिना कर्म के की जाती है, तो उसमें अकर्मक। सकर्मक दूसरा भेद था इसका, सकर्मक अर्थात स माने सहित, कर्म माने चीज, वस्तु। ठीक है। तो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक माने जिस वस्तु के साथ क्रिया की जाती है उसको हम सकर्मक कहते हैं। अब हम इसको और सरल भाषा में सीखते हैं कि अकर्मक और सकर्मक होता क्या है। जब क्रिया का फल किसी वस्तु पर ना पड़ के, किसी कर्म पर ना पड़ के, सीधे कर्ता पर पड़ता है, अर्थात उस वाक्य में एक कर्ता होगा और एक सीधी हमारी क्रिया होगी। ठीक है। उसमें कर्म नहीं होगा, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं हमें उसमें किसी भी वस्तु का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, हम किसी वस्तु के बिना ही हम वो क्रिया कर रहे हैं, तो वहां पर होगा हमारा अकर्मक क्रिया। लेकिन दूसरी ओर जब हम किसी वस्तु का सहारा लेकर के क्रिया करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तब वहां पर होती है हमारी सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ। अर्थात हम दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ करके किसी कर्म पर पड़ता है, तब वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। इसके हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं अकर्मक क्रिया का। ठीक है। अकर्मक क्रिया यानी कि बिना कर्म वाली, जैसे सीता रोती है, गीता चलती है। अब आप इसमें देखिए कि सीता रोती है, वाक्य है हमारा सीता रोती है। तो सीता को रोने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से रो रही है, उसके भाव निकल रहे हैं वो रोने के, और वो उसमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। उसी प्रकार से जो गीता है वो चलती है, गीता चलती है। गीता को चलने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों से ही चल रही है, अपने शरीर के अंग से चल रही है। उसमें किसी भी प्रकार का कर्म या दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जो बाहर से ली गई है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं है, जो अलग से हम वस्तु का प्रयोग करते हैं, वो उसमें चलने में और रोने में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब हम जानते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। जैसे राम पत्र लिखता है। अब राम लिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या लिख रहा है, एक उसको वो चीज पर चीज पर लिख रहा है, तो वो चीज क्या है, पत्र, कोई कागज जिस पर वो लिख रहा है। तो राम पत्र लिखता है। क्या लिखता है राम, पत्र। एक आपको सबसे आसान तरीका है सकर्मक क्रिया को समझने का, कि जब आपको अपने आप से प्रश्न करो, मान लीजिए आपने कोई वाक्य बोला और आपने उसमें प्रश्न किया, क्या और किसको, क्या और किसको। जब आपने इन दो शब्दों के द्वारा प्रश्न किया और आपको उसका उत्तर मिल गया, अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे क्या का, कि राम क्या लिखता है। राम क्या लिखता है, आपको उत्तर मिला, पत्र लिखता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म नहीं दिए जाते, जिनके अंदर कर्म नहीं लिखे होते, लेकिन वो हमें खुद पता करने होते हैं अपने ज्ञान के अनुसार कि इसमें कर्म का प्रयोग हुआ है या कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ क्रिया जो होती हैं वो कर्म के साथ ही होती हैं, आप बिना कर्म के वो क्रिया हो ही नहीं सकती। बिना कर्म के आप
उन क्रियाओं को कर ही नहीं सकते, उनके लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए कि रीता देखती है, वाक्य है आपका रीता देखती है, लेकिन वाक्य के अंदर ये नहीं लिखा कि वो क्या देखती है। तो इसका मतलब है आपको वो समझना होगा कि जो वो देख रही है कोई ना कोई चीज़ होगी, कोई ना कोई वस्तु होगी, अर्थात जो वस्तु होगी वही उसका कर्म होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, वस्तु, जिसको इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ पर वो हिंदी में कर्म बन जाता है। तो आप अगर हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं तो आप उसको इंग्लिश के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि गीता देखती है, अब गीता क्या देखती है? कुछ तो देखती होगी, टीवी देखती है, दीवार देखती है, कुछ तो देखती होगी वो। तो वहाँ पर किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी वस्तु का वहाँ पर प्रयोग हो रहा होगा, तो वहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक नहीं होगी। भले ही वाक्य में उस वस्तु का नाम दिया जाए या ना दिया जाए, आपको पहचानना होगा कि वो सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, जैसे लिखती है, क्या लिखती है? तो कुछ तो लिखती होगी। ठीक है, खाती है, क्या खाती है? कुछ तो खाती होगी, खाना, बर्गर, कुछ भी खाती होगी। पीती है, कुछ तो पीती होगी, दूध, चाय, शरबत। ठीक है, अब अ, खाना हो गया, पीना हो गया, देखना हो गया, पढ़ती है, क्या पढ़ती है? कुछ तो पढ़ती होगी, किताब, नोवेल, कुछ तो पढ़ती होगी। ठीक है, तो जब हमें उसका उत्तर मिल जाए और चाहे वो वाक्य के अंदर हो या ना हो, तो वहाँ पर सकर्मक होगी। सकर्मक के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक में एक कर्म होगा, अर्थात एक वस्तु होगी, और द्विकर्मक में एक से अधिक वस्तु होगी, एक से अधिक कर्म होंगे। ठीक है, तो जब द्विकर्मक का सवाल आएगा, द्विकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे? एक तो उसमें क्या से जवाब मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा किसको। पहला जवाब मिलेगा आपको क्या से, क्या प्रश्न करके, और दूसरा आप जो शब्द इस्तेमाल करेंगे उत्तर पाने के लिए वो करेंगे आप किसको। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। ठीक है, तो एक तो होगा उसमें सजीव और एक चीज़ होगी उसमें निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, एक सजीव जिसमें जान है। तो सबसे पहला जो हम प्रश्न करेंगे कि क्या, तो वो ज़्यादातर निर्जीव में आएगा। दादी क्या सुनाती है? कहानी, निर्जीव। किसको सुनाती है? बच्चों को, सजीव। ठीक है, हमें दोनों उत्तर मिले यहाँ पर। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, अर्थात इसमें द्विकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया ये नहीं है। एक कर्मक क्रिया तब होती जब बोला जाता कि दादी कहानी सुनाती है। अब इसमें कहानी आपका कर्म होता, क्योंकि क्या सुनाती है? कहानी। ठीक है, तो क्रिया का फल यहाँ पर किसको पड़ रहा होता? कहानी पर। किस पर पड़ रहा होता? कहानी पर। तो ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें हमने दो कर्मक कैसे हमें पता चला? क्योंकि जब हमने किसको से प्रश्न किया तो हमें उत्तर उससे भी मिला, अर्थात ये द्विकर्मक क्रिया है, ये हमें ध्यान रखना है और इसी तरह से हमें अभ्यास करना है। ठीक है, अब हम रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और थोड़ा सा अभ्यास करिए। मैं कुछ आपके लिए अभ्यास भी डालूँगी जिसमें आप उसको अभ्यास बराबर कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्रिया का, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो आप ज़रूर उसमें लिखिए, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको कहाँ चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको और समझाऊँगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।